हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजी सर पॉलिश में। आज हम बात करेंगे, जैसे हमने पहले पार्ट में बात किया, मोहम्मद अली जिन्ना और उनके कंटेस्टेड नोशन ऑफ नेशन के बारे में कि आखिर उन्होंने पाकिस्तान कैसे बनाया और पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोचते थे, और टू नेशंस थ्योरी के बारे में वो क्या सोचते थे, कम्युनलिज्म के बारे में वो क्या सोचते थे और सेकुलरिज्म के बारे में क्या सोचते थे। इस वीडियो में हम वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में बात करेंगे, इनके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करेंगे, और ये जो चाहते थे कि दो अलग अलग टू नेशंस थ्योरी जो था उसके बारे में बात करेंगे। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर और प्यार से उनको वीर सावरकर भी बुलाते हैं। इनका जन्म भागुर में हुआ था, नासिक, 28 मई 1883 में 1883 में हुआ था, मतलब कांग्रेस बनने से 2 साल पहले। इनका जन्म, इनके पिता का नाम दामोदर पंत और माता का नाम राधाबाई। ये एक ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, लेकिन इनका जो मानना था वो कास्टलेस सोसाइटी था। मतलब ये किसी एक धर्म में, एक जाति में, मतलब धर्म में, हिंदू धर्म में तो पूरा विश्वास करते थे, लेकिन उनको ये जाति सिस्टम पसंद नहीं थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि कास्टलेस सोसाइटी हो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो खुद ब्राह्मण थे, लेकिन वो कास्टलेस सोसाइटी चाहते थे। आगे बचपन में ही, मतलब पढ़ाई के दिनों में, जब वो टीनेजर थे, वो वासुदेव बलवंत फड़के और चापेकर ब्रदर्स से बहुत प्रसन्न थे, मतलब बहुत इंस्पायर्ड थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के एक उनके एक चेयरमैन थे वॉल्टर चार्ल्स रैंड बोलकर, जो कि प्लेग जब 1899 में क्या फैला था, प्लेग महामारी फैली थी ना, उसके जो चेयरमैन थे रैंड, उनको चापेकर ब्रदर्स ने मार दिया था। और ये बात उनको बहुत अच्छी लगी थी, घर कर गया था उनके मन में कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अपने देश को आज़ाद कराएंगे। चापेकर ब्रदर्स को बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दी गई, और इससे वो इंस्पायर्ड हुए कि वो इस बात का बदला जरूर लेंगे कभी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जैसे हमने देखा कि जिन्ना किससे इन्फ्लुएंस थे, गोपाल कृष्ण गोखले से इन्फ्लुएंस थे, दादा भाई नरोजी से इन्फ्लुएंस थे, उनके भी गुरु थे, तो इनके भी गुरु थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये इनसे बहुत इंस्पायर्ड थे, क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जो कंसेप्ट था वो हिंदू राष्ट्र था, और वो भी हिंदू राष्ट्र को फॉलो करते थे, हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी को मानते थे। उनकी एक पेपर पब्लिश हुआ करती थी जिसका नाम था केसरी। ही बिलीव्ड इन हिंदू आइडेंटिटी एंड हिंदू संगठन। तिलक खुद भी हिंदू आइडेंटिटी और हिंदू संगठन में विश्वास करते थे। सावरकर ऑर्गेनाइज्ड, जब वो टीनेजर थे तो सावरकर ने स्कूल के दिनों में बहुत सारे मित्र मेला ऑर्गेनाइज करते थे। मित्र मेला क्या होता है? मित्र मेला मतलब बंधु, सारे दोस्तों को मिला के कम्युनिटी बनाया था ताकि सारे फेस्टिवल मनाए जा सके। अंग्रेज क्या कर रहे थे उस वक्त? कन्वर्जन कर रहे थे, मतलब बहुत सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन में, मुस्लिमों को क्रिश्चियन में बदल रहे थे। इसलिए वो अपने फेस्टिवल को जिंदा रखने के लिए क्या करते थे कि इस प्रथा को चलाया करते थे। किस प्रथा को? मित्र मेला के तहत से हर फेस्टिवल मनाया जाता था, जिसको बाद में अभिनव भारत के रूप में, जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे तब उन्होंने मित्र मेला को बदल दिया, और जिसका अभिनव भारत में नाम रख दिया, और जो एक सीक्रेट सोसाइटी के रूप में काम करती थी। मतलब वो बचपन से ही थोड़े लड़ाकू, थोड़े मतलब ऐसा लग रहा था कि मिशन पे हैं, किसी मिशन पे हैं आगे जाके। अच्छा, उन्होंने आगे जाके अपनी पढ़ाई फर्गस कॉलेज से शुरू की, मतलब फर्गस कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई की, जो कि पुणे में है। बाद में तिलक ने उनकी मदद की, और तिलक के स्वदेशी मूवमेंट में भी वो साथ देते थे। तिलक के स्वदेशी मूवमेंट, मतलब वो स्वदेशी मूवमेंट कहने का मतलब कि जो फॉरेन चीज़ें थी, जो ब्रिटिश वस्तुएं थी, वो ना यूज़ करना, उनको जलाना, बॉन फायर बनाना, उनका प्रोटेस्ट करना, इन सारे कामों में तिलक के साथ सावरकर हुआ करते थे। और तिलक को सावरकर बहुत पसंद थे, इसलिए तिलक ने सावरकर को पंडित जी
कृष्ण वर्मा के तहत मतलब रिकमेंड किया उनका नाम, और बाद में इनको रिकमेंड करके कहाँ भेजा गया, वकालत पढ़ने के लिए लंदन भेजा गया। आपने देखा कि जिन्ना के कहानी में भी जिन्ना को कहाँ भेजा गया था, लंदन भेजा गया था वकालत पढ़ने के लिए। उन्होंने बार लॉ किया, इनको भी लंदन भेजा गया। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था, ये महज एक कोइंसिडेंस है, इनको भी वहाँ भेजा गया, इन्होंने भी वहाँ पे पढ़ाई की। सावरकर 1906 में लंदन पहुँचे और वहीं पे लॉ पढ़ा, लेकिन सच मायनों में ये लॉ को तो कम पढ़ रहे थे, ज़्यादातर इनका ध्यान रिवोल्यूशनरी बनने में था। मतलब ये क्रांतिकारी कैसे बनेंगे, और क्या चलन है चाइना में, क्या चलन है इजिप्ट में, जैसे ये सारे देश, चाइना भी हमारे साथ ही कुछ सालों पहले आज़ाद हुआ था, तो वो सारे देश के जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने आए थे, सबसे अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग नेताओं से कंसेप्ट लिया करते थे। और उन्होंने वहीं पे मित्र मेला जो यहाँ पे बनाया था, वहाँ पे भी एक अभिनव भारत जैसा खोल लिया था, और वहाँ पे हिंदू और सिख के सारे फेस्टिवल मनाए जाते थे। और लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया वॉज टू बी अचीव्ड। उनका मानना था कि भारत की आज़ादी जो होगी वो युद्ध से होगी, गांधी जी की तरह सत्याग्रह से नहीं। वो वॉयलेंस में बिलीव करते थे, और उनका मानना था कि बिना हथियारों के हम जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, तलवार, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें बम, गोले, बारूद, बंदूकें ये सब इकट्ठा करना चाहिए युद्ध के लिए, ताकि हम युद्ध लड़ पाएं। मतलब ये किस कैटेगरी में आ सकते हैं, ये भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इनके कैटेगरी के में आ रहे हैं ये। अब इसी काल मतलब जब 1906 में 1909 तक उनकी पढ़ाई चल रही थी वहाँ, जब वो वहाँ रह रहे थे, इसी दौरान तिलक के ऊपर सिडेशन चार्ज लगे थे, जिनको जेल में डाल दिया गया था, जिनका केस मैंने बताया कि जिन्ना ने लड़ा था। बाद में मदन लाल ढींगरा, जो कि इनके एक मतलब सावरकर के एक फ्रेंड थे या फिर सहपाठी कह लें, उन्होंने अटेम्प्ट किया किसको मारने के लिए, लॉर्ड कर्जन को मारने के लिए। लेकिन लॉर्ड कर्जन तो मरा नहीं, उसके जगह विलियम कर्जन मर गया, और विलियम कर्जन के हत्या में उस मदन लाल ढींगरा के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन उसका लिंक सावरकर से जोड़ा नहीं जा सका। महज मदन लाल ढींगरा ने यह कह दिया कि मेरा सावरकर से कोई खास लेना देना नहीं है, इसलिए सावरकर उस दौरान बच गए। और अंग्रेज, जो कि शुरू से उनका ध्यान इनके ऊपर था, ये वो चाहते थे कि इनको लेम कर दिया जाए, इनको किसी तरीके से बांध दिया जाए, जो कि बाद में कोशिश सफल भी हुई। सावरकर हमेशा गुप्त बातों में बहुत बिलीव करते थे, मतलब सरप्राइज, मतलब अगर अटैक करना है तो सबको बोल के तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी जब 1909 में उनसे मिलने गए थे, तो गांधी जी और सावरकर मिले आराम से, लेकिन दोनों में बहुत मतभेद थे। गांधी जी एक ओपननेस की बात कर रहे थे, गांधी जी ये बात कर रहे थे कि अगर हमें किसी से लड़ना है, अपने दुश्मन से भी लड़ना है, तो हमें ओपननेस रहना चाहिए, मतलब खुल के वार करना है। लेकिन सावरकर कहते हैं अगर हम सब बता देंगे, यहाँ जो हमसे जिससे युद्ध करना है वो तो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो तो जानवर, हैवान कह ले, जिसके पास कई हथियार है, तो इसलिए सीक्रेटली हम लड़ सकते हैं। तो दोनों में बहुत मतभेद थे, इसलिए दोनों अलग अलग हो गए और दोनों एक रास्ते पे नहीं चल रहे थे। गांधी जी ने आगे जाके हिंद स्वराज कह के एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, ही सेड वायलेंस इज नो रेमेडी फॉर इंडियाज इल्स। उन्होंने कहा कि अगर भारत बीमार है, लेकिन इसका इलाज वायलेंस में नहीं है, आप वायलेंस के रूप में भारत को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। आगे बात बढ़ी और 1909 के आसपास ब्रिटिश कलेक्टर जो नासिक का था, जैक्सन, जिसको दिसंबर में 1909 में मार दिया किसी ने, मतलब जो इनके सहपाठी थे, सावरकर के जो सहपाठी थे, उनके ही किसी सहपाठी ने नासिक के कलेक्टर को गोली मार दी। अब शक, गोली चली नासिक में और ये उस वक्त थे लंदन में, तो आखिर इनको कैसे पकड़ा गया? जिस बंदूक से गोली चली थी वो ब्राउनी पिस्टल था। अब ब्राउनी पिस्टल किसने भेजा था? उन्होंने खुद भेजा था इंडिया हाउस से। इंडिया हाउस वहाँ पे था, वहाँ से उन्होंने ब्राउनी पिस्टल भेजा था इंडिया, और जिसके कारण यहाँ पे बंदूक चली थी। तो दोनों का रेफरेंस जोड़ा गया और अब पड़ गई ब्रिटिश सरकार किसके पीछे? सावरकर के पीछे, ताकि सावरकर को जेल में डाल दिया जाए और एक क्रांतिकारी शांत हो जाए। अब सावरकर का रेफरेंस मिला कि सावरकर भी इसमें इन्वॉल्व थे,
तो सावरकर को पकड़ लिया गया। सावरकर को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बहुत हिम्मत, कमाल की हिम्मत है ना, इसमें नो डाउट कि आप हिम्मत पे शक कर सकें। उनको पकड़ लेने के बाद जब उनको इंडिया लाया जा रहा था शिप से, तो वो बीच शिप में ही कूद गए थे, ठीक, ताकि वो बच सकें। और तैरते तैरते वो फ्रेंच सॉइल की तरफ चले गए थे, लेकिन फ्रेंच वालों ने फिर इन अंग्रेज़ों के पास उनको दे दिया और इसके बाद उनको 50 सालों की सज़ा सुनाई गई। 50 साल मतलब लाइफ टाइम, 25 का 2 बार सज़ा सुनाया गया था, जिसके बाद उनको अंडमान निकोबार जेल में डाल दिया गया। अंडमान निकोबार जेल में मतलब जैसे सावरकर सेकुलर से कम्युनल हो गए, यहाँ पे कैसे मतलब ये जो हिंदुत्व का कंसेप्ट था सावरकर का, वो और कैसे सुदृढ़ हुआ, सावरकर और कैसे हिंदुत्व को और प्रेफरेंस देने लगे और हिंदुत्व की बात करने लगे। तो जैसे जिन्ना का चेंज हुआ, सावरकर का भी हुआ। सावरकर का चेंज हुआ अंडमान जेल में, जब वो 1911 से लेकर मतलब 1909 से लेकर 1924 तक वो कहाँ थे, अंडमान जेल में थे। अंडमान जेल के दौरान अब इनके साथ प्रॉब्लम ये हुई यहाँ पे कि अंडमान जेल में जितने भी वार्डन थे, मतलब जो जेल के मेन अधिकारी थे, अंदर के काम करने वाले, वो मुस्लिम्स हुआ करते थे और अंग्रेजों ने जानबूझ के उनको बना के रखा था। अब मुस्लिम्स यहाँ पे अत्याचार कर रहे थे, अंग्रेज बाहर अत्याचार कर रहे थे और मुस्लिम्स इस जेल में अत्याचार कर रहे थे। अब इनका जो हेट्रेड था, जो नफरत थी, वो धीरे धीरे इनके खिलाफ फैलने लगी, मुस्लिमों के खिलाफ, क्योंकि अत्याचार हुआ करता था। हिंदू जो प्रिजनर्स थे उनके ऊपर अत्याचार हुआ करता था और हिंदू प्रिजनर्स को कन्वर्ट कर दिया गया मुस्लिम्स में, नहीं तो उनको मारा पीटा जाता था। बहुत हद तक सावरकर को लिखने के लिए पेन, कॉपी, ये सब कुछ भी नहीं दिया गया। कई कविताएं उन्होंने अपनी नाखूनों से भी लिखी हैं। आज भी उस सेलुलर जेल में, अंडमान निकोबार के जेल में उनकी मूर्ति बनी हुई है, उनकी यादें हैं जो कि सजो के रखी गई। सावरकर ने जेल में ही शुद्धि मूवमेंट चलाया। शुद्धि मूवमेंट मतलब कन्वर्जन, मतलब जो हिंदू है, मुस्लिम हो चुका है, वो फिर हिंदू में लाया जाए। शुद्धि मूवमेंट चलाया और कहा कि इंडिया सिर्फ उसी का है जिसका ये पितृभूमि है या पुण्य भूमि है। मतलब पितृभूमि जिसके पापा मम्मी कहाँ के हैं, इंडिया के, इंडिया सिर्फ उसका है। पुण्य भूमि मतलब दादाजी या एंसेस्टर, कोई भी यहीं पे काम किया था, यहीं पे मर गया था, उसका है, मतलब उसने यहीं पे पुण्य किया है। तो जिसकी ये पितृभूमि है या पुण्य भूमि है, इंडिया सिर्फ उसका है और बाकी किसी धर्म का इंडिया नहीं, उनका मानना था। ही रोट एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। वो जब जेल में थे तभी उन्होंने एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व लिखा था। हिंदुत्व के ऊपर एक पूरी किताब लिखी जिसमें कहा कि हिंदुत्व के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं और हिंदू सोच को, हिंदू आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया। आप देख सकते हैं कि अगर एक माहौल में रहते हैं जहाँ पे मुस्लिम्स इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो भड़ास थी वो इस किताब में बाहर आई। He reasoned out how the Christian, Parsi and Jews are not antagonistic. He viewed Muslim as owing extraterritorial loyalty to the Turkish Khalifa. उनका मानना था कि आखिर अगर ये जो जीव, क्रिश्चियन, ये सब यहाँ रहते हैं, लेकिन इनके पैगंबर जो हैं वो किसी और देश के हैं। जैसे मुस्लिमों का पैगंबर खलीफा जो वहाँ हटा, लेकिन उसकी चिंता कहाँ दिखाई जा रही थी, इंडिया में। ये सारी बातें इनको अंदर ही अंदर कहीं और उकसा रही थी हिंदुत्व के लिए कि अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया से प्यार करें, वेदर यू आर मुस्लिम और हिंदू। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं और खलीफा को बदल दिया गया है, इस बात की आपको चिंता है, तो ये आपका लैंड नहीं है। ये मानना था सावरकर का। तो इस कंसेप्ट से वो दो देश चाहने लगे थे। इनका कंसेप्ट ये था कि एक ही छत के नीचे हिंदू भी रहे और मुस्लिम्स भी, लेकिन वो अलग अलग रहे, मिले हुए नहीं। He disliked the special privileges that were guaranteed to the Muslims by the British and endorsed by the Congress. उनको इस बात से बहुत प्रॉब्लम था कि स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे मुस्लिम्स को। जैसे आप देखें कि इस अंडमान निकोबार जेल का अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जानबूझ के मुस्लिमों को यहाँ पे वार्डन बना के रखा था ताकि वो अत्याचार करें हिंदुओं पे।
इस बात का क्षोभ उन्हें बहुत था और इसलिए वो कांग्रेस के खिलाफ भी थे। वो मानते थे कि कांग्रेस प्रो मुस्लिम है, हमेशा मुस्लिमों का पक्ष लेता है और मुस्लिमों को मानते थे कि वो इस देश के नहीं है। अब आगे बात करते हैं हिंदू संगठन के बारे में। सावरकर वॉज रिलीज फ्रॉम जेल बट केप्ट अंडर डिटेंशन इन रत्नागिरी। सावरकर को जेल से तो छोड़ दिया गया 1924 में। उनको 50 साल की सजा हुई थी, लेकिन उन्होंने 3 बार एक मर्सी पिटीशन पेश किया था। मर्सी पिटीशन मतलब दया याचिका कि हमको छोड़ दिया जाए। ऑब्वियसली अगर किसी इंसान को 50 साल पकड़ लिया गया है और उसको अगर देश प्रेम है, देश के लिए वो सोच रहा है, किसी भी कंसेप्ट में अगर वो देश के लिए सोच रहा है तो वो आना तो चाहेगा ही। और ऑब्वियसली वो देश जेल से भाग नहीं सकता था, वो काला पानी की जेल थी, वहां से भागना असंभव। लेकिन इस 3 दया याचिकों के बाद आखिरी दया याचिका उनकी सुनी गई और उनको छोड़ दिया गया। लेकिन शर्त यह रही कि आप किसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पॉलिटिकल काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। He started working with Hindu Mahasabha started by elder brother बाबू राव, नॉन पॉलिटिकल बॉडीज। अब वो किसके लिए काम करने लगे? हिंदू वर्किंग मतलब जब वो जेल से छूटे तो अपने ही भाई के साथ हिंदू महासभा में काम करने लगे। अब वो हिंदू महासभा को चलाने लगे, हिंदू महासभा से जुड़ गए और हिंदुत्व जो उन्होंने एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व लिखा था उसकी आइडियोलॉजी को प्रचार करने लगे, लोगों को बताने लगे, लोगों को नज़दीक लाने लगे ताकि हिंदुत्व को जोर बल मिल सके। ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ये सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा कर रहे थे। सावरकर वांटेड इंटीग्रेट द अनटचेबल्स इनटू हिंदू। सावरकर चाहते थे कि कास्ट सिस्टम हट जाए और अनटचेबल्स जो छुआछूत हैं, जो नीची जाति हैं, वो सब हिंदू के कैटेगरी में आ जाए। और जिसके बारे में उन्होंने गांधी जी से बात भी की थी, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि ये वर्ण सिस्टम को हटाया नहीं जा सकता, इससे हिंदू कम्युनिटी बिखर जाएगी। और सावरकर ने कहा था कि नहीं, हटा देना चाहिए, तब हम एक हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको मजबूत करने के लिए, मतलब वो अनटचेबल्स को अपने साथ लाने के लिए, जो कि बी आर अम्बेडकर भी कर रहे थे, अनटचेबल्स को अपने साथ लाने के लिए उन्होंने पतित पावन मंदिर खोला था, सब भोजन किया जाता था, मतलब सब सारे समुदाय, सारे जाति के लोग आते थे और उस मंदिर में पार्टिसिपेट कर सकते थे, उस मंदिर में जा सकते थे, साथ में खाना खा सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं। 1927 में गांधी जी मेट सावरकर रत्नागिरी। गांधी जी 1909 में मिले थे, 1907 के आसपास, सॉरी, अब 1927 में मिले गांधी जी फिर से। गांधी जी वॉज अगेंस्ट कन्वर्जन। गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी का कन्वर्जन हो, किसी को हिंदू बनाया जाए। जो मुस्लिम हो चुका उसको छोड़ दो और किसी के ये जो कास्ट सिस्टम है ये मत हटाओ, कास्ट सिस्टम रहना चाहिए, गांधी जी ऐसा मान रहे थे। ब्रिटिश टेम सावरकर, मतलब कास्ट सिस्टम। अब गांधी जी इनकी बात सुन नहीं रहे थे। हिंदू महासभा एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिटिक्स लड़ नहीं सकता। अब सावरकर को धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने और कांग्रेस ने मिलकर लंगड़ा कर दिया था और हिंदू महासभा के कारण ये इलेक्शन तो लड़ नहीं पा रहे थे और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। हिज यंगर ब्रदर डॉक्टर नारायण, उनके जो छोटे भाई थे डॉक्टर नारायण, वो बुला रहे थे कि भैया तुम कहाँ चले आओ, कांग्रेस में चले आओ, लेकिन ये हिंदू महासभा से ही जुड़े रहे। सावरकर एक्सप्लेन्ड हिज हिंदुत्व एंड मेंशन दैट 2 नेशंस वेयर लिविंग इन इंडिया साइड बाय साइड। उन्होंने अपना कंसेप्ट सबको बताया और कहा कि एक ही देश में 2 देश रह रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम्स 2 देश रह रहे हैं, तो इनको अलग हो जाना चाहिए, भले ही एक छत में हो या अलग हो। He pointed the Congress was assuming that 2 communities have merged but it was a dream। उन्होंने साफ कहा हिंदू महासभा के कितने सारे अधिवेशन में कि कांग्रेस सोचती है कि हिंदू और मुस्लिम एक हो चुका है, लेकिन ये कभी भी एक नहीं होगा और ये महज एक सपना है, सपने से हकीकत नहीं हो सकती। ये एक ही देश में 2 देश जी रहे हैं, ये सावरकर ने कहा था। तो आपने देखा उस वीडियो में कि कैसे जिन्ना की आइडियोलॉजी थी कि 2 देश बने। यहाँ पे मैंने सावरकर के बारे में समझाया कि सावरकर कैसे चाहते थे कि 2 देश अलग। आगे, he felt that acceptance of हिंदुत्व was essential for Indians। सावरकर चाहते थे कि हिंदुत्व को यहाँ के लोग अपनाएं और हिंदुत्व को अपनाएं, शामिल करें और सबकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व हो। He appealed to his followers to join the military in 1939। उन्होंने कहा अपने सारे हिंदू फॉलोअर्स से
कि तुम लोग क्या करो, हम लोग पॉलिटिक्स में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तुम इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करो, आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन करो, ताकि उधर से कम हम लड़ाई कर सकें और अंग्रेजों को भगा सकें, किसी ना किसी तरीके से हम इंडियन फ्रीडम में बने रहें। ये इंडियन फ्रीडम में भी बने रहना चाहते थे और इनका टू नेशन थ्योरी भी था। ये भी चाहते थे कि दो अलग अलग देश हो, अगर हो सके तो एक छाये के नीचे हो, एक छत के नीचे हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोनों वीडियोस आपको पसंद आए होंगे, दोनों का कंसेप्ट पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।